एवरीवन, वेलकम टू ऑल अनअकैडमी लाइव आईटी जेम चैनल। आज हम बात करने वाले हैं सीयूटी पीजी 2023 के पेपर सोल्यूशन की। जैसा आपको पता है कि एग्जाम में 75 क्वेश्चन आएंगे, 25 ऑर्गेनिक, 25 फिजिकल, 25 इनऑर्गेनिक। हम आपको कंप्लीट पेपर का सोल्यूशन करा रहे हैं। आज हम 25 क्वेश्चन आपको कराएंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रेडिक्ट द करेक्ट मेजर ऑफ द प्रोडक्ट। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है और आप इसे कह सकते हो कि ये क्वेश्चन आपका रिएक्शन मैकेनिज्म से है। मैं साथ साथ टॉपिक भी लिखती रहूंगी ताकि आपको क्लियर हो जाए कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए। ये रिएक्शन मैकेनिज्म का क्वेश्चन है। रिएक्शन मैकेनिज्म में SN2 रिएक्शन है। आप यहाँ पर देख सकते हैं SOCl2 आपके पास क्या है, बिलो द प्लेन OH है। आप बेसिकली क्या करने वाले हो, यहाँ से SO2 गैस को लीव करोगे, साथ में HCl गैस को भी लीव करोगे। तो SO2 गैस भी लीव हो जाएगा, HCl गैस भी लीव हो जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ पर एक क्लोरीन बचेगा। और वो क्लोरीन कहाँ पर आएगा, वो क्लोरीन आपके OH की जगह पर रिप्लेस होगा। इसी को कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो आपको कुछ नहीं करना था, क्लोरीन की जगह पर इसे यहाँ पे लगाना था, OH को हटा देते और इसकी जगह क्लोरीन लगा देते। नाउ द पॉइंट इज कि इसका जो आंसर आएगा वो आपका रिटेंशन में आंसर आएगा। रिटेंशन का मतलब होता है कि जैसा आपको क्वेश्चन में स्टीरियो दे रखी है वैसी ही प्रोडक्ट में आएगी। तो क्वेश्चन में स्टीरियो कैसी दे रखी है कि जो बिलो द प्लेन OH था, अब आपका बिलो द प्लेन क्लोरीन बनना चाहिए। तो इसका आंसर सेकंड और फोर्थ तो नहीं आ सकता, इसका आंसर आएगा थर्ड। अगर यहाँ पर वो डाल देता पिराडीन, तो पिराडीन डालने से इसका आंसर रिटेंशन ना आकर क्या आ जाता, इनवर्सन में। तो आप ऐसा लिख सकते हो कि अगर आपके पास SOCl2 है अकेला तो आप वहां पर करने वाले हो रिटेंशन, और अगर आपके पास SOCl2 के साथ उसने पिराडीन डाल के दे दिया, बेस डाल के दे दिया, तब आप वहां पर करोगे इनवर्सन। इनवर्सन का मतलब है कि अगर बिलो दे रखा था तो आपका आंसर अबव द प्लेन आएगा। वेल, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका थर्ड आंसर है। मैंने इसका डिटेल बता भी दिया कि ये रिएक्शन मैकेनिज्म का क्वेश्चन है और SN2 का टॉपिक। और उसके बाद SOCl2, इसके कुछ की पॉइंट भी मैंने आपको बता दिए कि अगर SOCl2 होगा तो रिटेंशन होगा, SOCl2 प्लस पिराडीन होगी तो आपका इन्वर्सन होगा। क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा छोटा दिख रहा है इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया, आपको बताना है कि सोल्यूशन आपको दे रखा है जिसके अंदर सोल्यूट और ये आपका सॉल्वेंट का दे दिया वैल्यू, आपको दे दिया यहाँ पर इतने डिग्री पर बॉयल होता है तो मोलर मास निकालना है। ये क्वेश्चन आया है आपका सोल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से। ये आपका एक चैप्टर होता है सोल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। सोल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में आपका जो चैप्टर है, ठीक है, सोल्यूशन एंड कोलिगेटिव में बेसिकली सोल्यूशन एंड कोलिगेटिव में आपको ये मिलेगा अपना एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट प्रॉपर्टी में। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट प्रॉपर्टी में वहां पर ये मिलेगा आपको क्वेश्चन। इसमें करना क्या था, आपको डेल्टा टीबी की बात करते हैं। डेल्टा टीबी किसके इक्वल होता है, केबी इंटू मोलैलिटी, ठीक है। और केबी कितना दे रखा है, केबी आपको दे रखा है 0.52। उसके बाद मोलैलिटी कैसे निकलती है, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट, यानी गिवन मास कितना है 2.44, तो आप लिख देंगे यहाँ पे 2.44। बट आपको उसका मोलर मास नहीं पता तो आपने उसको m लिख दिया। नीचे आ जाएगा सोलवेंट का मास, वो कितना दे रखा है 75 ग्राम, और इनटू में आ जाएगा 1000। और यहाँ पे डेल्टा टीबी कितना दे रखा है, अगर आप डेल्टा टीबी की भी वैल्यू चेकआउट करो तो डेल्टा टीबी कितना आएगा। आपको पता है कि पानी कितने डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी बॉयल होता है। पर इन्होंने कितना कह दिया कि कितना एलिवेट कर गया, 100.413 डिग्री सेल्सियस इतना बॉयल कर गया, इतना रेस कर गया। तो डेल्टा टीबी कितना आ जाएगा, अगर आप इसे सॉल्व करो तो डेल्टा टीबी आ जाएगा 0.413। सो पुट हेयर 0.413। अब यहाँ से आपको मास निकालना है तो आपका आंसर कितना आएगा 0.52। मैं साथ के साथ अभी कैलकुलेशन कर रही हूँ। ठीक है, तो लगभग मेरा जो आंसर आया है यहाँ पे 40.96 के नियर अबाउट मेरा आंसर आया है। ऐसा कोई ऑप्शन है 40.96, सेकंड ऑप्शन एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड ऑप्शन इज एब्सोल्युटली राइट ऑप्शन 40.96। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसने कहा जब आप 3 मोल ऑफ गैस है A मिक्सड विद 1 मोल ऑफ गैस B एट द रूम टेम्परेचर 1 एटमोसफेयर प्रेशर, तो एंट्रोपी मिक्सिंग आपको निकालनी है। बेसिकली यहाँ पर उसने क्या कह दिया, एंट्रोपी मिक्सिंग निकालनी है। डेल्टा इसका फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, जनरली आप डेल्टा इसका फॉर्मूला क्या लेके चलते हो, जाई नेचुरल लोग जाई 1 होता है। या फिर आप इसे ऐसा भी बोल सकते हो कि ये लेकर चलते हो जब आपके पास डेल्टा इज इक्वल टू N1 नेचुरल N9 नेचुरल लॉग जाई। ये कब होता है, जब आप पर मोल की बात करते हो, जब आपको पर मोल की बात करनी है। फिलहाल अगर मैं बताऊं तो हमारे पास इसमें क्या दे रखा है 3 मोल। उसने ऐसा कुछ नहीं कहा, उसने कहा बस आपको वैल्यू बतानी है। तो यहाँ आप ऐसा लिखेंगे कि डेल्टा एस किसके बराबर आ जाएगा,
आपके पास 3 मोल्स ऑफ गैस 1 एंड 1 मोल ऑफ गैस सेकेंड। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो कि मोल फ्रैक्शन निकाल लीजिए, एक बार आ जाएगा Xy1 और एक का आ जाएगा Xy2। ये कितना आ जाएगा 3/4 और एक का आंसर आ जाएगा 1/4। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे, 3/4 आ गया और एक का 1/4 आ गया। तो आप इसे लिख सकते हो 3 नेचुरल लॉग 3/4 प्लस 1/4 नेचुरल लॉग 1/4। अब आप इस कैलकुलेशन को सॉल्व करना चाहेंगे या फिर आप इसे इसमें लिख लो, क्योंकि इसमें कोई डाटा नहीं दे रखा तो 3/4 में ही जाएगा। तो नेचुरल लॉग 3/4 है और इधर 1/4 है, इसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं ऐसा लिख देती हूँ 3/4 कितना होता है 3/4, तो ये आ जाएगा 0.75। यहाँ पर आपको लोग आ गया, लोग के लिए इसको पहले तो मल्टीप्लाई कर देना 2.303 से। ठीक है, वो आखिरी में भी हम कर देंगे, यहाँ पे ना ऐसे लिख देते हैं कि लास्ट में अपने आंसर को 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि नेचुरल लोग को एलओजी वाले लोग में कन्वर्ट करना होता है ना। नेचुरल लोग को अगर एलओजी वाले लोग में कन्वर्ट करना है तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब यहाँ पर आ जाएगा log 3 माइनस log 4। log 3 माइनस log 4 करोगे तो कितना आ गया, ये आ गया आपका 0.477 माइनस के 0.60। ठीक है, ये आ गया आपका एक। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा सेकेंड वन। 1/4 को कैसे लिख सकते हो 0.25, और इधर से कितना आंसर आएगा सॉल्व करके 1 log 1 होता है 0 और ये आ जाएगा माइनस के 0.60। ठीक है, अब इस कैलकुलेशन को सॉल्व कर लीजिए। तो 0.477 माइनस के 0.6020, अरे एक मिनट, 0.477 777 है, 77 है, 77 है माइनस के 0.6020, तो मिलेगा माइनस के 0.125 और इसको मल्टीप्लाई कर दो 0.75 से, तो आपको मिलेगा माइनस के 0.09375। ठीक है, ये आ गया एक तरफ। इधर से आंसर कितना आएगा, माइनस आ जाएगा 0.60 मल्टीप्लाई बाय 0.25, तो आ जाएगा 0.15, ये आ जाएगा 0.15। तो इसमें आप ऐड कर दो 0.0937 मल्टीप्लाई 2.303, माइनस के 0.56 के नियर अबाउट आंसर आया। कोई मैच नहीं कर रहा है शायद ऑप्शन में, कोई प्रॉब्लम है। इसमें आपका आएगा तो आंसर नेगेटिव में, नेगेटिव में आंसर आएगा, शायद मेरी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है। अगेन मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेती हूँ कैलकुलेशन। वैसे इसका आंसर 4 लग रहा है मुझे, क्योंकि यही आएगा ना इसमें, हाँ यही बनेगा, इसका 4 ही आएगा इसका। फिर भी मैं एक बार दोबारा कैलकुलेशन चेक कर लेती हूँ, मे भी कुछ मिस्टेक ना हुई हो। लोग 1/4 कितना आएगा, माइनस के 0.60 ना, मैंने इसको 60 ले लिया बेसिकली, इसको मैं पूरा ही ले लेती हूँ क्योंकि तभी आंसर नहीं आया मेरा। हाँ, मेरा तभी आंसर नहीं आया, मैंने इसको 0.6020 ही लेना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 0.25 एंड यू कैन मल्टीप्लाई 0.1505। इस पूरी कैलकुलेशन को सॉल्व करके आया 0.1505, ये माइनस का आ जाएगा। ठीक है, दूसरी तरफ है 0.4771 माइनस के 0.6020, तो ये आ जाएगा माइनस के 0 पॉइंट, यहाँ पर आंसर आएगा माइनस के 0, अच्छा इसको मल्टीप्लाई भी कर दो 0.75 से, तो आ जाएगा माइनस के 0.0, एक ही बार 0 है, 9 है, 36 है। ठीक है, माइनस 0.1505 और मल्टीप्लाई 2.303। हाँ, अब आ गया आंसर। एंड द प्रेशर वगैरह आपको दे रखा है, बट इसमें एक और इशू आ रखा है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऐसे ही निकलेगा ना, ये मोल फ्रैक्शन तो 3 डिवाइड बाय 1/4। एक सेकेंड, मैं एक चीज़ और इसको करना चाहती हूँ, 0.0 माइनस के 0.3749, हाँ 0.25, ये तो ऐसे भी आ जाएगा। वैसे कितना था, उससे भी आंसर आएगा। अगर आप इसको इस वाले फॉर्मूला से भी करते हो ना तब भी आपका आंसर आ जाएगा, बट एक्यूरेट नहीं आ रहा, माइनस के 1.20 आंसर आ रहा है। ठीक है, इसमें एक्यूरेट आंसर नहीं आ रहा है। मैं एक बार इसका कैलकुलेशन एक बार और क्रॉस चेक करती हूँ, मुझे लग रहा है इसकी आंसर की गलत है, आंसर की इसकी गलत है। मैं एक बार इसे चेक कर लेती हूँ
क्योंकि क्या फ़ायदा होगा, अब आप कर रहे हो तो आपको अभी क्योंकि रिपीट हो जाते हैं क्वेश्चन, पेपर में रिपीट हो जाते हैं, तो इसको हम एक बार कर लेते हैं। बट मैंने शायद आर से मल्टीप्लाई नहीं किया ना इसको। हाँ, मैंने आर से मल्टीप्लाई नहीं किया, ये गलती होगी मेरी। हाँ, तब आ जाएगा, आर से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। सॉरी बच्चा, मेरा एक आर रह गया था यहाँ पे, डेल्टा एस मिक्सिंग में माइनस के आपका आर रह गया था बस, बाकी तो सारा आ गया, आर का वैल्यू रह गया था। तो मैं इसमें आर का वैल्यू रह गया था। ठीक है, मैं इसको दोबारा करा देती हूँ, एक सेकेंड। यही वाला क्वेश्चन मैं आपको रिपीट करा देती हूँ। इसमें बस मेरे से आर का वैल्यू रह गया, वो मैंने पुट नहीं किया। देखिए हमने क्या कहा, हमें डेल्टा एस मिक्सिंग निकालना है। हमें क्या निकालना है, डेल्टा एस मिक्सिंग। तो हमने लिख दिया यहाँ पे, एक सेकेंड, हमने कहा डेल्टा एस मिक्सिंग इज इक्वल टू माइनस के आर, ठीक है, एन आई नेचुरल लोग जाई वन। ये आप फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है, ये फॉर्मूला। तो आप इसे लिखेंगे, माइनस के लोग को कन्वर्ट कर दो तो 2.303 आर बनेगा, आर आ जाएगा 8.314। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं एग्जाम के अंदर बहुत सारे, तो आप इसे ध्यान से देखना। एन आई आ गया, एन आई कितना है, पहले है 3 मोल्स, यहाँ पर आ जाएगा लोग 3/4, यहाँ पे आएगा प्लस 1 लोग 1/4। अब जब आप इसे सॉल्व करोगे ना, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना बनेगा, ये बनेगा आपका 3/4, यानी कि 0.4771 माइनस के 0.620 मल्टीप्लाई बाय 3, 0. माइनस के 37, और उधर से आएगा माइनस के 0.15, माइनस 0.15, तो 0.52 मल्टीप्लाई 8.314 मल्टीप्लाई 2.303, तो ये आ जाएगा आपका प्लस का आंसर आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आपका आंसर प्लस का आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो प्लस का आ जाएगा। जीरो 0.15 है एक तरफ, तो माइनस का माइनस, और दूसरा है 0.6 आएगा, 758.314। हाँ, इसका आंसर आएगा सेकंड, ये आएगा इसका आंसर। इस पूरी कैलकुलेशन को सॉल्व करना तो आपका यही आंसर आएगा। ठीक है, इसका आंसर आएगा प्लस के 18.70। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, और ये कहाँ से है, ये आपका थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है, ये आपके थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है जी। ठीक है, ये थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है, इसको ध्यान से करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये फॉर्मूला सबसे खास है जो एग्जाम के अंदर काफी बार पूछा जाता है। ओके, तो आई होप आप इसको कर लेंगे। ठीक है, आई होप सो आप इसको कर लेंगे न्यूमेरिकल को। एक दो अगर कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई तो आप एक बार चेक कर लेना। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ से आया है, मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन की बात करता है, इंसिडेंट विद अ मोलर कंसेंट्रेशन दिस वन ऑफ एन एब्सॉर्बिंग सब्सटेंस, द इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन। ये क्वेश्चन आपका फोटो केमिस्ट्री से है, ये क्वेश्चन आपका केमिकल काइनेटिक की फोटो केमिस्ट्री का है। ठीक है, अब इसमें क्या कहा है इसने कि आपको पता है एब्जॉर्बेंस जो होता है वो क्या होता है, ECl के बराबर होता है। इसने मॉलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट निकालने के लिए कहा है, E का वैल्यू फाइंड आउट करना है, A/Cl हो जाएगा। अब इसके बाद इसने इंटेंसिटी की बात करी है, मेरे को ए भी नहीं दे रखा है, हाँ मेरे को सी दे रखा है, कंसंट्रेशन और लेंथ दे रखी है। आप सी की जगह पुट कर देना 0.05 और लेंथ की जगह पुट कर देना 10 सेंटीमीटर। लेंथ दे रखा है 10 सेंटीमीटर और कंसंट्रेशन दे रखी है 0.05। बट मुझे एब्जॉर्बेंस नहीं पता है, एब्जॉर्बेंस को आप और कैसे निकाल सकते हैं, माइनस के लोग I/I0, माइनस के लोग I/I0, यानी कि माइनस लोग I/I0। इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इज रिड्यूस टू द 1/4 ऑफ इनिशियल, कि अगर इनिशियल इंटेंसिटी I0 है
तो जो बाद में मिली है, जो रिड्यूस्ड हो गई है, बाद में जो फाइनल मिली है वो 1/4 मिली है इनिशियल का, यानी 3/4 तो चली गई होगी, तो 1/4 बचा, आई नोट आ गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 1/4 आई नोट आ गया, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 1/4 आई नोट डिवाइड बाई आई नोट। आई नोट से आई नोट कैंसिल हो गया, 1/4 इसे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, अभी जस्ट हमने देखा था log 4 का वैल्यू कितना होता है, 0.6020 होता है, तो ये आ गया एब्जॉर्बेंस 0.6020, तो आप पुट कर दोगे 0.6020। कंसेंट्रेशन आपको दे रखी है, ठीक है, आपको यहाँ पे कंसेंट्रेशन दे रखी है, ओके, कंसेंट्रेशन आपको दे रखी है, और ये हाँ, मैं इसको पूरा कर दूं, कंसेंट्रेशन 0.05 दे रखी है, और इसको आप मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 0.05 इंटू 10। इसे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 0.6020 डिवाइड बाय 0.5 से ही कर दो, तो 1.204 आंसर आ रहा है, 1.204 सेंटीमीटर में ही चाहिए ना अपने को, तो इसका आंसर सेकंड लगा के आना था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 1.204 इज द राइट ऑप्शन। इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी हो गया आपका क्वेश्चन ये। फोटो केमिस्ट्री का बस आपको फॉर्मूलाज पता होना चाहिए, ए का फॉर्मूला पता होना चाहिए, माइनस के लोग आई बाई आई नोट। ये रिपीट क्वेश्चन है जी, नेक्स्ट करते हैं। द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ द 2s ऑर्बिटल इज 0। आपको ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालना है, वो भी 2s ऑर्बिटल का, 2s ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम आपको निकालना है, ठीक है। यू जस्ट फाइंड आउट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द 2s ऑर्बिटल। तो कैसे निकलता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, आपको पता होना चाहिए। अगर हम बताएं इसको कैपिटल एल से लिख दें, या एल वेक्टर लगा दो कुछ भी, तो आपका फॉर्मूला होता है एल एल प्लस 1 और इंटू में एच कट। एच कट का मतलब, और ये क्वेश्चन कहाँ से है, ये क्वेश्चन आपका क्वांटम केमिस्ट्री से, ये क्वेश्चन क्वांटम केमिस्ट्री से। एल कितना दे रखा है, उसने कह दिया 2s है, एस का मतलब एल का वैल्यू तो 0 ही हो गया, इसका मतलब 0 हो गया, तो आप यहाँ क्या पुट कर दोगे, 0 0 प्लस 1, और एच कट का मतलब होता है h/2 तो आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। इसका आंसर सेकंड लगा के आना था। नेक्स्ट आता है, कहता है नंबर ऑफ द फेज आपको बताना है व्हेन द कैल्शियम कार्बोनेट अंडरगो द थर्मल डिकम्पोजिशन। अब कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 होता है, आप इसे डिकम्पोज करो तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, और साथ में कार्बोनेट CO2 गैस बाहर निकल गई। अब कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, एक सॉलिड, कैल्शियम ऑक्साइड भी क्या होता है, एक सॉलिड, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, एक गैस। उसने कहा कितने फेजेस है, कितने फेज आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, सॉलिड लिक्विड गैस कितने फेज आपको देखने को मिलेंगे, द नंबर ऑफ द फेजेस, कितने फेज आपको देखने को मिले यहाँ पे। ठीक है, ओके, तो नंबर ऑफ फेजेस आपको बताने थे, इसके अंदर कितने होंगे। यहाँ पर एक फेज आ रहा है सॉलिड, ये वाला एक फेज आ रहा है गैसेस, सो आई थिंक आपको यहाँ पे दो ही फेज लिखने हैं, कि दो ही फेज होंगे सॉलिड एंड गैसेस, दो ही फेज प्रेजेंट है यहाँ पे। ये आपका फेज इक्विलिब्रिया का क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपके फेज इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके फेज इक्विलिब्रिया से आया हुआ है, ठीक है, ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी थी अबाउट द पीरियडिन, पीरियडिन के अबाउट आपको
आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट, कि कौन सी स्टेटमेंट आपकी गलत है, कौन सी स्टेटमेंट आपकी गलत है। अब पिरिडिन क्या होता है, ये होता है, दिस इज द पिरिडिन, लोन पेयर। कहता पिरिडिन इज द लेस बेसिक देन पायरोल। ये आपका पायरोल आपको बनाना है कुछ ऐसे, अरे भाई 5 मेंबर की रिंग बनानी है, ये आपका पायरोल आ गया, दिस इज द पायरोल। तो उसने पूछा कि इसके अंदर कौन ज्यादा लेस बेसिक है, इनकरेक्ट बताना है पहली बात तो गलत। ऑल द कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इन द पिरिडिन आर इक्वल लेंथ, इसके अंदर सबकी इक्वल लेंथ होती है। पिरिडिन एज अ रेजोनेंस एनर्जी इज दिस वन एंड ऑल द एटम इन द पिरिडिन आर sp2, यहाँ पे सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, देखो ये वाली बात बिल्कुल करेक्ट है, इसमें सारे के सारे sp2 हैं बिल्कुल। पिरिडिन की रेजोनेंस एनर्जी, पिरिडिन रेजोनेंस बनाता है, रेजोनेंस वैल्यू तो किसी को याद नहीं होगी बट हाँ स्टिल दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ आर इक्वल तो नहीं होगी, वेरिएबल मतलब यहाँ पर क्या होगा, रेजोनेंस चल रहा होगा, तो हाँ इनकी जो सबकी होगी वैल्यू सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के नियर अबाउट रहेगी। सिर्फ बेसिक वाला पहला ऑप्शन देखो कि पिरिडिन आपका लेस बेसिक है देन पायरोल से। अगर आपको पता है कि पिरिडिन पायरोल के जो ये इलेक्ट्रॉन है ये आपके डीलोकेलाइज इलेक्ट्रॉन है और पिरिडिन के इलेक्ट्रॉन एलएलपी है, ये जीओसी का सवाल है जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, कि जो पिरिडिन के लोन पेयर हैं वो आपके कैसे हैं, एलएलपी लोकेलाइज्ड लोन पेयर है, तो इजीली बेस का काम करेंगे, ये इजीली बेस करेंगे। और ये डीलोकेलाइजर रेजोनेंस बना रहे हैं तो दिस इज द लेस बेसिक, ये आपका लेस बेसिक होगा, यानी कि पिरिडिन यहाँ पर आना चाहिए था मोर बेसिक देन द पायरोल, तो ये पहली स्टेटमेंट गलत दे रखी है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। मैच द फॉलोइंग करनी है आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, टंगस्टन यानी W, एक्टेनाइड आ गया, अल्कली मेटल आ गई, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आपका कौन होता है, फ्लोरीन होता है, तो नो डाउट फ्लोरीन का कन्फिग्रेशन तो इसके साथ मैच करेगा, यानी जो आपका डी वाला है वो थर्ड आना चाहिए था और डी वाला थर्ड, यानी सेकेंड ही ऑप्शन ये दे रखा, चेक कर लेते हैं फिर। अल्कली मेटल सी है, इसकी कन्फिग्रेशन क्या आ जाएगी, इसकी कन्फिग्रेशन आ जाएगी आपकी अल्कली मेटल में या तो NS1 होता है अल्कली मेटल में, और अगर एल्कलिन अर्थ मेटल आता तो वहां पर आप NS2 करके आते। ठीक है, वैसे भी इसका आंसर अब मिल ही गया आपको, टंगस्टन है उसमें कौन आएगा डी, एक्टेनाइड में कौन आ जाएगा, फ्लोरीन आ जाएगा। ठीक है, एक्टेनाइड के अंदर कौन आ जाएगा और टंगस्टन में कौन आएगा, टंगस्टन में डी वाला ऑर्बिटल आएगा, तो डी इसके अंदर देखो पार्शियली फिल्ड है, एक्टेनाइड में ये वाला आएगा पार्शियली फिल्ड है, तो इसका आंसर सेकंड लगाना था, इजी है। ये जर्नल इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, इसे आप कह सकते हो जर्नल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री GIC का सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी में, इंग्लिश में नहीं है क्या ये क्या होगा, इसके बाद क्वेश्चन हिंदी में आगे, तो मेरे लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, सारा पेपर हिंदी में है क्या, ये कुछ गड़बड़ नहीं है, कुछ क्वेश्चन हिंदी में आ रहे हैं कुछ इंग्लिश में आ रहे हैं, व्हाट इज दिस। वेल चलो हम आइडिया ऐसा लगा लेते हैं कि क्या क्वेश्चन है, समझ तो जाएंगे। ये माइकल मेंटन इक्वेशन है, मैं आपको हिंदी में इन्होंने दे रखा है, कोई बात नहीं, इसका एक दो क्वेश्चन हिंदी में आ गया, ये माइकल मेंटन इक्वेशन है। ठीक है, माइकल मेंटन इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो माइकल मेंटन इक्वेशन में उसने कहा एक पदार्थ एस, मुझे हिंदी नहीं आती है, बिल्कुल भी नहीं आती है ठीक है, तो मैं इसको कैसे कराऊं, हिंदी नहीं आती है मुझे, मैं इसका करेक्ट क्वेश्चन ढूंढ लेती हूँ क्योंकि मुझे हिंदी में नहीं आता है। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पर एक इशू हो गया मेरे से, एक प्रॉब्लम आ गई, वो इशू ये हो गया कि मैंने आपको यहाँ पे फेज 2 आएंगे, 3 आएंगे फेज, यहाँ पे 3 आएंगे, सॉरी इसको प्लीज ठीक कर लेना। ये मैं वही सोच रही थी फेज 3 आएंगे, क्योंकि ये एक अलग सोलिड है और ये एक अलग सोलिड है, अगर दो अलग अलग सोलिड आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो फेज आएंगे दो डिफरेंट सोलिड की वजह से, दो तो ये आ गए और एक गैस की वजह से 3 आ जाएंगे, टोटल यहाँ पे 3 फेज आएंगे। ठीक है, यहाँ पे 3 फेज आएंगे, दो डिफरेंट सॉलिड की वजह से और एक गैस की वजह से। ठीक है, अब मैं जरा एक मिनट, ये क्योंकि मेरे पास में एक पेपर और रखा हुआ है तो मैं उसमें से देख रही थी, मैं इस वाले क्वेश्चन का भी स्टेटमेंट सही ढूंढ लेती हूँ। मुझे एक बार हिंदी इंग्लिश में समझ मिल जाए ना ये स्टेटमेंट, तो मैं करा दूँ, इसका इंग्लिश में समझ नहीं आ रहा है क्या है।
मिल गया क्वेश्चन मिल गया मुझे। एक्चुअली इसमें कहा है कि द इनिशियल रेट, ये जो क्वेश्चन है आपका माइकल मेंटन वाला, इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि द इनिशियल रेट of a reaction in which the substrates undergo the reaction in the presence of catalyst was found to be equal the probability condition of that one, कि ये किसके इक्वल होगा, मतलब ये वाली सिचुएशन कब आएगी, प्रोबेबली ये कौन सी कंसेंट्रेशन पर आएगी। ठीक है, उसने क्या कहा, ये कौन सी कंसेंट्रेशन पर आएगी। अब अगर मैं आपको बताऊं हमारे पास क्या है, अगर हमने एस नोट को बहुत 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 ज़्यादा ले लिया, अगर मैंने एस नोट को के एम से ज़्यादा ले लिया, तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ म्यू नोट इक्वल टू, ये केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है माइकल मेंटन से, और माइकल मेंटन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ऊपर एस नोट चल ही रहा है, यहाँ पर आपका सी नोट चल रहा है। अगर एस नोट बड़ा होगा के एम से, तो नीचे क्या आ जाएगा, एस नोट से एस नोट कैंसिल आउट हो जाएगा। तब आपका एस नोट से एस नोट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो किसके इक्वल बचेगा, जो म्यू नोट आएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, सीधा के टू के, और आपके सी नोट के बराबर आ रहा है, तब वो सीधा किसके इक्वल आ गया, के टू सी नोट के बराबर आ रहा है। ठीक है, और इसके अंदर क्या दे रखा है, और इसके अंदर क्या दे रखा है कि हमारे पास के टू सी नोट। इसके बाद और क्या दे रखा है कि हमारे पास ये सेकेंड, मतलब ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर का कब बनेगा, फर्स्ट ऑर्डर का बनाने के लिए हमें यही करना पड़ेगा, एस नोट का वैल्यू ज़्यादा होगा आपके के एम से, तो मतलब अगर एस नोट का वैल्यू सी नोट से भी ज़्यादा होगा तभी आंसर आएगा ना, तभी आंसर आएगा। तो इसका आंसर सेकेंड फर्स्ट आना चाहिए, एस नोट ग्रेटर होगा, इसमें एस नोट ग्रेटर होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये आपका क्वेश्चन है, इसमें बताना एरकैनो और नाइडो कौन होगा। अगर मैं बताऊं एरकैनो और नाइडो के लिए, सबसे पहले आपका कौन आता है, क्लोजो देन नाइडो आता है। सबसे पहले क्लोजो आता है बी एन एच एन एच टू एन, बी एन एच टू एन 2 नेगेटिव, बी एन एच टू एन 4 नेगेटिव, बी एन एच टू एन 6 नेगेटिव। ठीक है, तो उसने पूछा नाइडो कौन है और कैनो कौन है। अच्छा, इसने नीचे भी दूसरी फॉर्म में पूछ रखा है, नाइडो का बता दो पहले, नाइडो नाइडो वाला कौन होगा। ठीक है, यही पूछा है ना इसने, नाइडो के लिए ये आ जाएगा क्लोजो, ये नाइडो आएगा, ये वाला ये नाइडो आएगा, ये एरकैनो होगा, क्लोजो नाइडो एरकैनो। ये तो है नहीं, देखो ये भी नहीं है, यही आएगा इसका आंसर, ये वाला, क्योंकि यहाँ पे 6 नेगेटिव है 6 प्लस, यहाँ पे 4 नेगेटिव है 4 प्लस, तो दिस इज द थर्ड ऑप्शन करेक्ट है आपका, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। चलो फाइनली ये क्वेश्चन और मिला, आपको बताना है कि करेक्ट रिप्रेजेंटेशन, कन्फिग्रेशन का सवाल है 2R और 3S, तो आप इसमें किसी एक को फाइंड आउट करना शुरू कर दो। सपोज मैं इसकी बात करती हूँ। ठीक है, अब मेरे पास ये है, इधर कौन है, ऊपर कौन है, OH है, इधर कार्बन है, इसके यहाँ पर O है, एक ऐसा मान लो ये O है, ऐसे करके आपका हाइड्रोजन होगा, इधर है कार्बन कार्बन कार्बन, इस कार्बन के साथ एक कार्बन लगा हुआ है और ऑक्सीजन, तो पहली प्रेफरेंस किसको दी जाएगी, फर्स्ट प्रेफरेंस ऑक्सीजन को दी जाएगी, सेकंड प्रेफरेंस इसको दी जाएगी, थर्ड प्रेफरेंस इसको, और फोर्थ इसको। तो 1 2 3 जाना पड़ता है हमें, ऐसे जाएंगे हम। अगर डैश में क्लॉकवाइज जाना हो तो आंसर आता है आर, डैश में क्लॉकवाइज जाएंगे तो आंसर क्या आएगा, आर आंसर आएगा। तो डैश में क्लॉकवाइज जाएंगे तो आर, ठीक है ये वाला तो मिल गया मुझे। इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं, इसमें क्या आ जाएगा कि ये आपके पास ऐसे है, यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ ऑक्सीजन आ जाएगी, यहाँ पर आपका कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है कार्बन है। फर्स्ट प्रेफरेंस इसको दोगे, सेकंड प्रेफरेंस इसको दोगे, थर्ड प्रेफरेंस इसको, और फोर्थ प्रेफरेंस इसको, 1 2 3 ऐसे। यानी अगर अगेन इसमें वेज पे था, सॉरी इसमें गलत बोल दिया मैंने, वेज पे था फोर्थ ना, यहाँ पे वेज आना था, मेरे से ये गलत हो गया, इसको ठीक करो। वेज पे, अगर वेज में क्लॉकवाइज जाओगे क्या होता है आपके पास, ट्रिक हमारी हर 10 हर वार 10 VCR, हर वार 10 VCR। ठीक है, हर वार 10 VCR। तो ये वेज में आप क्लॉकवाइज जा रहे हो तो आपको एस मिलेगा, यानी इस वाले का आंसर आ रहा है एस, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या आ रहा है आपका एस। दूसरी तरफ क्या है हमारे पास, दूसरी तरफ क्या है यहाँ पे, ओके ये वाला आ गया आपका। कैसे जा रहे हो आप, 1 2 3, 1 2 3 में जा रहे हो ना, 1 2 3, दिस इज द वेज। डैश में क्लॉकवाइज जाओगे
तो आर आंसर आएगा, इसका आंसर आ रहा है आर। तो यानी ये ऑप्शन तो है नहीं क्योंकि मुझे आर एस चाहिए था, यानी ये बिलो द प्लेन होना चाहिए, ये वाला बिलो द प्लेन होना चाहिए और नीचे वाला भी बिलो द प्लेन होना चाहिए। अगर मैं इसको चेक करूंगी ये बिलो द प्लेन हुआ तो यहाँ पर अबव द प्लेन आ जाएगा हाइड्रोजन। अगर अबव द प्लेन हाइड्रोजन आ गया तो यानी कि ये क्या बन जाएगा 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4, तो ये 1 2 3 ऐसे जाएंगे हम। तो ये आ गया आपका वेज में क्लॉकवाइज जा रहे हो, वेज में क्लॉकवाइज जा रहे हो ना आप। वेज तो चेंज तो कुछ भी नहीं है ना, ये आएगा इसका आंसर, ये थर्ड आना चाहिए इसमें। ये डैश आएगा ना, तो ये डैश में आएगा, डैश में क्लॉकवाइज जाएंगे तो डी सी डी सी आर मिलेगा मुझे, इसका आंसर आर मिलेगा और इसका थर्ड आंसर आएगा। ट्रिक है हमारे पास कि फोर्थ प्रायोरिटी पे वेज या डैश होना चाहिए। स्टीरियो केमिस्ट्री का क्वेश्चन है ये स्टीरियो केमिस्ट्री का क्वेश्चन आपको मिल गया। नेक्स्ट कर लेते हैं। फिर हिंदी में आ गया क्वेश्चन, जब पता नहीं क्या लिख रखा है ये, डीएमएसओ में होती है तो नाभिकन से ही, आई थिंक न्यूक्लियोफाइल की बात कर रहा है वो कि सबसे बेस्ट न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, आई थिंक सो, है ना, क्योंकि डीएमएसओ के अंदर वो सबसे बेस्ट न्यूक्लियोफाइल की बात कर रहा है कि सबसे बेस्ट न्यूक्लियोफाइल कौन काम करेगा डीएमएसओ के अंदर। बाकी ये हिंदी में दे रखा है क्वेश्चन, कुछ क्लियर सा हो नहीं रहा, मैं ट्राई करती हूँ एक बार इसका इंग्लिश वर्जन। इसका इंग्लिश वर्जन निकाल लेते हैं, एक मिनट। मुझे क्वेश्चन ही नहीं मिल रहा, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है। ये रहा क्वेश्चन। इन्होंने कहा व्हेन अ न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज कैरिड आउट इन अ डीएमएसओ। अगर आप कोई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा रहे हो, कहता अगर आप कोई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा रहे हो डीएमएसओ जो आप सॉल्वेंट लेके चल रहे हो, तो सबसे बढ़िया न्यूक्लियोफाइल कौन होगा। डीएमएसओ कैसा होता है आपका, एक पोलर प्रोटिक है। डीएमएसओ आपका पोलर प्रोटिक या अप्रोटिक, पोलर अप्रोटिक क्योंकि प्रोटोन नहीं देगा ना, दिस इज द पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। ये आपका डीएमएसओ क्या होता है, ये डाईमिथाइल सल्फाइड, तो ये बन जाएगा आपका यहाँ पे डाईमिथाइल CH3, यहाँ पर भी CH3। ये आपका एक पोलर सॉल्वेंट है, बट दिस इज द अप्रोटिक, ये अप्रोटिक है। तो उसने क्या पूछा कि इसके अंदर सबसे बढ़िया न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, सबसे बेस्ट न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, जो यहाँ से हाइड्रोजन को लेके जाएगा, जो सबसे बढ़िया होगा वो हाइड्रोजन को लेके जाना पसंद करेगा। तो बेसिकली अगर मैं देखूँ यहाँ पे हाइड्रोजन को लेकर जाने का मतलब पोलैरिटी की बात कर रहा है। आपके पास क्या है यहाँ पे, इसने कहा CH3O, CH3O नेगेटिव, ये कैसा बना, CH3O नेगेटिव, CH3CO2 नेगेटिव। अगर मैं देखूं ये न्यूक्लियोफाइल स्टेबलाइज हो रहा है बाय द रेजोनेंस, इसको रेजोनेंस से स्टेबलाइजेशन मिल रही है, इस वाले को रेजोनेंस स्टेबलाइज कर रहा है, तो ये बढ़िया न्यूक्लियोफाइल नहीं है। इसको कोई स्टेबलाइजेशन नहीं मिल रही है, ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि इसको कोई भी इसका नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज नहीं कर रहा है, तो ये वाला सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। इसका आंसर 4 आना था। उसके बाद अगला कहाँ गया, इसमें पूछा कि नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर बताने थे, ज्योमेट्रिकल वाले, तो आप लिखोगे मेटल है, मेटल A2B2C2, तो मैं इसको ऐसे बना दूँ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। पहले हम ऐसे रफली बना लेते हैं ताकि उससे पता चल जाएगा, सिर्फ ज्योमेट्रिकल बताने हैं, बाकी नहीं बताने हैं, यानी सिस एंड ट्रांस के बारे में ही बताना है। फिर इसका मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर सिस एंड ट्रांस के बारे में बताना है। तो आप यहाँ पर A लगा सकते हो, एक बार A यहाँ लगा सकते हो, B को यहाँ लगा सकते हो, B को यहाँ पे, C को यहाँ पे, C को यहाँ पे, ये सारे एक दूसरे के क्या हो गए, ट्रांस। एक तो ये हो गया, ऐसा हो सकता है A A यहाँ आ सकता है, B B यहाँ आ सकता है, C C यहाँ आ सकता है, ये इसका सिस बन गया, सिस एंड ट्रांस। और क्या हो सकता है, मे बी A यहाँ आ जाए, B यहाँ पर आ जाए, और अब आपका यहाँ पे क्या बन जाए, एक सेकेंड, यहाँ पे आपने B कर दिया, A यहाँ पे और C C यहाँ पे, इसका मतलब ये कौन सा हो गया, यहाँ पे क्या है कि दो बंदे आपके क्या हैं, इसमें तो यहाँ पे सारे के सारे आपके क्या हैं, ट्रांस है, यहाँ पर सारे के सारे सिस हैं।
इस वाले केस में मैंने बी वाले को ट्रांस कर दिया और बाकियों को सिस कर दिया। अगले केस में मैं इसकी जगह पे क्या लेकर आ सकती हूँ, ए को लेकर आ सकती हूँ। तो मेरे पास बन जाएगा यहाँ पे बी, यहाँ पर भी बी और यहाँ पे सी सी। तो ये भी क्या बन गया आपका, एक ट्रांस बन गया। इसी प्रकार एक केस और आ सकता है जिसके अंदर आप ये क्या काम कर सकते हो, सिस बना सकते हो, सी को लेकर आ सकते हो, यहाँ पर आप बी बी को ले आए और यहाँ पर आप ए को ले आए। तो ये क्या बन गया आपका, ये फिर से क्या बन गया आपका, ये तो 5 तो मुझे मिल गई है, और भी कोई हो सकता है इसके अलावा। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी लग रही है आपको कि हाँ ये हो सकता है वो हो सकता है? तो अगर हम यहाँ पे चेक कर लें इसको, अगर हम इसको यहाँ पे चेक कर लें तो हमारे पास क्या बनेगा, बी सी सी और तो नहीं लग रहा ना कोई आइसोमर है। मैक्सिमम वैसे भी 6 आंसर दे रखा है, अगर हुआ तो एक हो सकता है, वो देखो कौन सा हो सकता है। सारे सिस एक ट्रांस, अगर मैं 2 सिस को बना दी हूँ, या 2 ट्रांस और एक सिस हो सकता है, 2 ट्रांस नहीं हो सकता, हाँ 5 ही आएगा इसका आंसर, 5 आंसर आएगा। 5 आइसोमर आपके सामने मैंने बना दिया। नेक्स्ट आता है आपका ये वो पिछले वाला क्वेश्चन आपका कोऑर्डिनेशन का था, ये क्वेश्चन आपके साल्ट एनालिसिस का सवाल है। ये वाला जो क्वेश्चन है ये साल्ट एनालिसिस का सवाल है। तो देखो ये साल्ट एनालिसिस क्या कह रहा है, कहता है व्हेन अ क्रोमाइट ओर इज फ्यूज्ड विद अ सोडियम कार्बोनेट इन एक्सेस ऑफ एयर, द प्रोडक्ट इज डिसॉल्व इन द वाटर, अ येलो सोल्यूशन ऑफ द कंपाउंड इज फॉर्म्ड, देन ऑन ट्रीटिंग विद अ येलो सोल्यूशन, येलो कोई क्रोमाइट का ओर है जो जिसको हम सोडियम कार्बोनेट के साथ करते हैं, तो प्रोडक्ट में येलो कलर मिलता है। ऑन ट्रीटिंग विद सल्फ्यूरिक एसिड तो वो क्रिस्टलाइज होता है। तो कंपाउंड सी को जब हमने KCl के साथ किया तो ऑरेंज कलर के क्रिस्टल मिले। तो ए और आपको डी बताना था क्या है, आपको इसमें ए और डी बताना था। ये थोड़ा आपका क्वालिटेटिव क्वेश्चन है, क्वालिटेटिव एनालिसिस का कह सकते हो आप इसे, ये साल्ट एनालिसिस का क्वेश्चन भी आप इसे कह सकते हो। तो येलो कलर का सोल्यूशन अगर मैं आपने पढ़ा होगा तभी आप इसका दोगे, आयरन करता है आपका येलो कलर का सोल्यूशन, आंसर इन दोनों में से आएगा। लास्ट में जब उसने क्या कहा, इसको क्रिस्टलाइज कर रहा है वो सल्फ्यूरिक एसिड डाल के इन द प्रेजेंस ऑफ KCl, तो लास्ट में आंसर क्या बनेगा, लास्ट में जो आपका आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, K2Cr2O7 बनेगा। इसमें K2Cr2O7 बनेगा, ना कि 4 बनेगा, ठीक है, क्रोमियम डाइक्रोमेट बनेगा। 4th ऑप्शन आएगा इसका। ये साल्ट एनालिसिस का क्वेश्चन है, थोड़ा डीप लेवल का। ये क्वेश्चन आपकी हिट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री का है, जिसके अंदर आपको बताना है आप यहाँ पे क्या, ये क्वेश्चन काफी रिपीट होता है हिट्रोसाइक्लिक का। सोडियम इथोनेट डाल दिया, ये आपको डाल रखा है यहाँ पे CHO, तो आपका क्या प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पर ये आपका आ जाएगा अल्फा पर आपका एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, अल्फा पे एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है। आप इसमें एल्डिहाइड पे रिएक्शन करा दोगे इसकी, आप जो इसमें प्रोडक्ट बनाओगे वो एल्डिहाइड पे प्रोडक्ट बना दोगे। सपोज आपने ऐसे करके ना एल्डिहाइड पे प्रोडक्ट बना दिया अपना ऐसे, यहाँ पे यहाँ कोई R ग्रुप है और यहाँ कोई आपका COH ग्रुप आ गया, ठीक है, ये प्रोडक्ट बन गया। तो इसने क्या पूछा है कि फाइनल में क्या प्रोडक्ट बनेगा, एसिड बनेगा, एसिड वाला बन गया, ये प्रोडक्ट बना है एसिड में, ठीक है, ये प्रोडक्ट आपका एसिड में बन गया, जो भी वहां पे ग्रुप दे रखा होगा। फ्यूरल में सेकंड तो नहीं आएगा, सेकंड पे नहीं है, लगाएगा तो थर्ड पे ही ना जाएगा, तो थर्ड पे आपका ग्रुप 1 2 3 थर्ड नंबर पे R ग्रुप लगा हुआ है, थर्ड पे लगा हुआ है, और ये अल्फा पे लगा है ना कि बीटा पे। इट्स ना अल्फा नोट है ना बीटा, सेकंड ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, अभी हमने 40 क्वेश्चन कराए हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा जिसमें आपको बाकी क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, बाकी क्वेश्चन आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। ये 40 क्वेश्चन तक आप इसे डन कर लेना, इसके बाद 41 से नेक्स्ट पार्ट आप देखना, पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी डिटेल एनालिसिस के साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो।